हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही हैरत अंगेज है और आप भी इसको सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि इस पूरी दुनिया में आज ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं जो दागदार या शर्मसार ना हुआ हो। और आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। ये घटना बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 17 किलोमीटर दूर उत्तर पारा में एक कोका नगर नाम की जगह है। ये वहाँ की घटना है। 18 फरवरी 2024 की शाम को ये घटना घटी थी। फ्राइडे का दिन था, शाम का वक्त था। पंकज और शांता ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुगली के कौन नगर इलाके में रहते थे। शांता एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और पंकज एक दुकान में काम करता था। उस शाम दोनों अपने अपने काम पर थे और घर में उनका 8 से 10 साल का बेटा घर पर था। शाम का वक्त था और करीब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम रहा होगा। उनके पड़ोस में रहने वाला उनका एक कज़िन जो ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था, उसने सोचा कि इसने हांसू जो बच्चा घर पर अकेला था उसके साथ खेल लूँ और थोड़ा उसके साथ टाइम बिता लूँ। लेकिन जैसे ही वो बच्चा घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा, वो अचानक डर की वजह से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा और घर से बाहर की तरफ भागा। पड़ोसी ये सब देखकर इकट्ठे हुए और उन्होंने भी घर के अंदर झांक कर देखा तो उनकी चीख निकल गई। उनके होश उड़ गए। चारों तरफ खून ही खून था और वो 8 से 10 साल का बच्चा जो घर में अकेला था उसका कत्ल हो चुका था। घर के अंदर स्नेहांशु की लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। देखकर लगता था कि जिसने भी उस बच्चे को मारा है बहुत ही बेदर्दी और बहुत ही बेरहमी से मारा है। फ़ौरन मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस टीम वहां पहुंची और तुरंत उस बच्चे के माँ बाप को बुलाया गया। बच्चे के जिस्म पर अलग अलग चोट के निशान थे, चाकू के निशान थे। गणेश जी की मूर्ति पास में ही रखी हुई थी, उसके ऊपर भी खून के दाग धब्बे लगे हुए थे, जिससे जाहिर होता है कि गणेश जी की मूर्ति से भी उसके सर पर वार किया गया था। दोस्तों, कमरे में एक टेबल का कोना खून से सना हुआ था। इससे भी साफ जाहिर होता है कि बच्चे के सर को उस टेबल के कोने पर तेज धक्का देकर मारा गया था। किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी खून में सना हुआ वहीं पर पड़ा हुआ था। बच्चे के दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान किया हुआ मर्डर था और खूनी ये पूरी तरह से चेक कर लेना चाहता था कि बच्चा किसी भी तरीके से बचना नहीं चाहिए। हाथ की नसें काटने का मतलब था कि बच्चे का खून ज़्यादा से ज़्यादा बह जाए ताकि इसके बच्चे की बचने की कोई गुंजाइश बाकी न रह पाए। ये एक ऐसी दर्दनाक मौत थी। कोई भी बेरहम दिल इस खून को देखता या इस बच्चे को खून में लथपथ देखता तो उसकी रूह कांप जाती। फिर पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और शुरू में कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। पड़ोसी भी पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर इस छोटे से बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और किसने इसको मारा। जल्द से जल्द हर कोई कातिल को देखना चाहता था, उसको जानकारी उसको लेना चाहता था कि आखिर ये मर्डर किया किसने। सब सकते में थे, सब परेशान थे, बहुत दुखी थे और दोस्तों सबके होश उड़े हुए थे। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? इतने बेरहमी से इतने छोटे बच्चे का, इतने मासूम बच्चे का कत्ल कौन कर सकता है? इस छोटे से बच्चे की आखिर दुश्मनी किससे हो सकती है? सब ये जानने के लिए उत्सुक थे और पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे थे। पूरे इलाके में सनसनी का माहौल था। कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था।
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन उनमें से कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पाया। कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस जब इस बात की तफ्तीश कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो पुलिस के हाथ 3 बहुत ही अहम सबूत हाथ लगे। पुलिस ने देखा कि घर के अंदर कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं की गई थी, यानी दरवाज़ा तोड़कर या कोई भी खिड़की विंडो तोड़कर अंदर दाखिल नहीं हुआ था। मेन दरवाजे से ही कोई अंदर आया था जिसने उस बच्चे का कत्ल किया था। दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी कीमती चीज़ें घर में, पैसा, गहना जो भी था, वो जहाँ था वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। लूटपाट के इरादे से भी कोई उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उस घर में एक पालतू कुत्ता था। उसके भौंकने की आवाज़ पास में रहने वाले लोगों ने किसी ने भी नहीं सुनी। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात थी। पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस को यहाँ बहुत कुछ अजीब सा लगा। जनरली ऐसा होता है कि कुत्ता किसी अजनबी को देखकर भौंकता है, उस पर झपटने की या अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई परिचित जान पहचान का इंसान घर में आता है तो कुत्ता उस पर भौंकता नहीं है और उसके पैरों में प्यार से आकर बैठता है और इसके ऊपर भौंकता नहीं है। ये एक बहुत अजीब बात थी। दोस्तों, पड़ोसियों से भी पुलिस ने पूछताछ की और उस दिन पड़ोसियों ने भी ये बताया कि जनरली जब इनके घर में कोई आता है तो कुत्ता भौंकता है, उसकी आवाज़ हमें सुनाई आती है, लेकिन आज पूरे दिन ये कुत्ता नहीं भौंका और हमें इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। यहीं से पुलिस को शक होता है कि इसमें कोई ऐसा इंसान शामिल है जो घर में आता जाता है और कुत्ता उसको अच्छे से पहचानता है। इसीलिए कुत्ता उस पर नहीं भौंका और वो बड़े आराम से बच्चे का कत्ल करके घर से निकल जाता है। इन तीनों सबूत के साथ पुलिस ने एक बार फिर जोर शोर से इस केस की तहकीकात करनी शुरू की। पड़ोसियों से पूछताछ हुई। सीसीटीवी कैमरे जहाँ पर भी लगे हुए थे गली में और आसपास के इलाके में, सबको खंगाला गया, लेकिन कहीं से कोई सुराग उनको नहीं हाथ लगा। पुलिस को तहकीकात करते करते कई दिन बीत गए थे। उसके बाद अचानक उनको एक पूर्व प्रधान का फ़ोन आता है और उसने उनको जो इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही कारगर साबित हुई। पूर्व प्रधान ने बताया कि एक बड़े रास्ते पर, जो मेन रास्ते पर मिलता है, वहाँ से जो भी लोग आते जाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर मौजूद है। आप चाहें तो इसकी मदद ले सकते हैं। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुँचती है और उस सीसीटीवी की सारी फुटेज लेकर और प्रधान को भी साथ में लेकर उसकी तफ्तीश शुरू करती है, ताकि प्रधान वहाँ से आने जाने वाले लोगों को पहचान सके। और प्रधान ने सभी को आने जाने वाले लोगों को पहचाना और पुलिस को बताया, लेकिन उसमें एक महिला उस कैमरे में कैद हुई जिसको प्रधान नहीं जानता था और पुलिस को उस महिला पर थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि उस वक्त कोरोना का दौर जा चुका था और उस वक्त कोई भी मास्क लगाकर नहीं घूमता था और वो महिला मास्क लगाकर बड़ी तेज़ कदमों के साथ बढ़ी चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मास्क लगाकर अपनी पहचान छुपा रही हो और जल्दी ही वहाँ पहुँचना चाहती हो जहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए था। और ये वही वक्त था जिस दौरान उस बच्चे का कत्ल हुआ था। जिस बस्ती में वो महिला आकर घुसी उसमें वो करीब 2 घंटे रही और इसका रिकॉर्ड पुलिस को मिल चुका था। उसके बाद पुलिस ने पंकज और शांता को बुलाया ताकि वो उस महिला की पहचान कर सके। जूम करके उनको वो फ़ोटो दिखाया गया। शांता ने साफ मना कर दिया कि ये मेरी पहचान में नहीं आ रही है, जबकि पंकज ने बहुत कोशिश की और उसको पहचान लिया। उसने बताया कि ये मेरी वाइफ की सहेली है और ये हमारे यहाँ अक्सर आती जाती है, बहुत अच्छी सहेली है और इसका नाम है इफ़्फ़त परवीन।
उसके बाद पुलिस को और ज़्यादा शक हुआ, तो पुलिस ने इफ़्फ़त का मोबाइल फ़ोन लिया और उसको खंगाला। तो दोस्तों, उससे पता चला कि शांता और इफ़्फ़त परवीन कई कई घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करती थी। और पुलिस ने उसका फ़ोन चेक करते वक्त एक बात और नोट की। जो घटना का टाइम था, उस दौरान इफ़्फ़त परवीन का फ़ोन बंद था, और वहाँ से जाने के बाद फिर इफ़्फ़त परवीन का फ़ोन चालू हो गया। दोस्तों, इफ़्फ़त परवीन उस इलाके से 17 किलोमीटर दूर रहती थी जहाँ से वो आई थी बस लेकर, और बस में ही उसी रास्ते से फिर वो वापस चली गई थी। तो उतना वक्त उसको लगा, और जिस दौरान उस बच्चे का कत्ल हुआ था उस दौरान वो उसी इलाके में थी। उसकी माँ, बच्चे की माँ यानी शांता, कैमरे में इसलिए कैद नहीं हुई क्योंकि उसका जो रेस्टोरेंट था वो पास में ही था, और वो दूसरे रास्ते से आई थी जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था, इसलिए वो कैमरे में कैद नहीं हो पाई। तो दोस्तों, तुरंत पुलिस ने इफ़्फ़त परवीन को अरेस्ट किया, सख्ती से उसके साथ पेश आए, उससे पूछताछ की, और फिर इफ़्फ़त परवीन ने सारी कहानी उगल दी। पूछताछ के दौरान इफ़्फ़त ने बताया कि शांता और उसके बीच नाजायज़ रिश्ता था, और एक दिन इसने हांसू ने, यानी उस बच्चे ने जिसका कत्ल कर दिया गया था, उसने एक दिन इनको आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इनको अंदाज़ा नहीं लगा उस दिन कि बच्चा स्कूल से आएगा और सीधा अंदर चला आएगा। उन्होंने बाहर का जो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा, उसका अंदर से उसको बंद नहीं किया था, और बच्चा सीधा स्कूल से आया और अंदर चला आया, और उसने सारा मंजर देखा। अब उनको ये डर लगा दोनों को कि बच्चा कहीं सोसाइटी में या आस पड़ोस में या स्कूल में किसी टीचर को या बच्चों को ये बात बता ना दे। इस डर की वजह से उन दोनों ने मिलकर उस बच्चे को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। वो बच्चा शांता देवी का अकेला पुत्र था, अकेला बेटा था, और ऐसी घिनौनी हरकत उन्होंने की कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। घटना वाले दिन इफ़्फ़त ने स्नेहांशु को पहले सिर पर वार किया, फिर उसकी चाकू से दोनों हाथों की नसें काटी, फिर दोनों ने मिलकर उस बच्चे को मारा। दोस्तों, उसकी नसें काटकर बच्चे की, उसको मारकर वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे इंतज़ार करते रहीं, ये चेक करने के लिए कि बच्चा कहीं जिंदा तो नहीं बच गया है। जब वो पूरी तरह से बंदा ख़त्म हो गया, बच्चा मर गया, उसके बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो गया, तब वहाँ से वो दोनों औरतें चली गईं। शांता देवी अपने रेस्टोरेंट चली गई, और वे उसी रास्ते से गई जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। उसका रेस्टोरेंट घर के कुछ करीब ही था, और इफ़्फ़त परवीन उसी रास्ते से फिर बस पकड़ी और अपने घर 17 किलोमीटर दूर वापस चली गई। इसके बाद पुलिस ने ये खबर पूरे इलाके में फैला दी, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस बच्चे का जो कातिल है कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ और मौसी है। इफ़्फ़त परवीन को वो बच्चा मौसी कहा करता था, और उन दोनों ने ही मिलकर उस बच्चे का कत्ल किया है। तो दोस्तों, आस पड़ोस में जिस किसी ने भी ये बात सुनी, किसी को यकीन ना आया, और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये अपने आप में एक बहुत ही हैरत अंगेज़, एक बहुत ही ख़तरनाक कदम था, एक बहुत ही अफसोसनाक, मतलब इस वारदात की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वहाँ रहने वाले सभी माँ बाप को और पड़ोसियों को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सदमा लगा। किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बिल्कुल वो सच था। एक माँ ने अपने ही इकलौते बेटे का किस तरह से, किस बेरहमी से कत्ल कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि अपने नाजायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। ये घटना बताती है कि किस हद तक लोग
अपने राज छुपाने के लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही, इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि आज इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो दागदार ना हुआ हो या शर्मसार ना हुआ हो। ये अपने आप में एक ऐसी खतरनाक और घिनौनी घटना है जिसने उस इलाके के रहने वाले तमाम लोगों को झकझोर कर रख दिया था। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। जल्दी ही मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।